नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस के माइंड मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से संबंधित है। इसमें हम लोग अंग्रेजों द्वारा लाई गई विभिन्न नीतियां तथा संधियों पर चर्चा करेंगे, विशेष तौर पर सहायक संधि और हड़प नीति के बारे में। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सहायक संधि की नीति के बारे में, या इसे पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें आपको पहली बात जो याद रखनी है, इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, इससे नेपोलियन का भय टल गया, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य पर नेपोलियन का खतरा था वो इस सहायक संधि की सहायता से टल गया। अगला इसमें आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत बेलेजली द्वारा की गई, लेकिन ये आविष्कारक नहीं बल्कि इसका मूल डुप्ले में था। तो इसमें ये बात कही जा रही है, जो सहायक संधि थी इसका आविष्कारक या निर्माता बेलेजली नहीं बल्कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, ये आपको याद रखना है। अगला इसमें आपको टाइम पीरियड याद रखना है, यानी इसका प्रयोग कब से कब तक किया गया। तो 1798 से लेकर 1805 तक इस नीति का या संधि का प्रयोग किया गया। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है, इंदौर के होलकर राज्य ने इसे स्वीकार नहीं किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात है। अगला पॉइंट है इससे संबंधित, सुरक्षा के नाम पर भारतीय शासकों की आजादी खत्म की इस नीति ने। अगला, यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी। तो ये कहने भर को मैत्री संधि थी, बल्कि इसने क्या किया, जो भी राज्य थे उनकी आजादी को खत्म कर दिया। अगला इसमें आपको ध्यान रखना, ये रिंग फेंस की नीति का ही विस्तार थी। हम लोग आगे जानेंगे रिंग फेंस की नीति क्या है, अभी आप इसको ध्यान रख लीजिए बस। और अब हम लोग जानते हैं इससे संबंधित जो प्रावधान है। पहला प्रावधान है इसमें, अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वचन दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको पता होगा अंग्रेजों ने खूब हस्तक्षेप किया राज्यों के आंतरिक मामलों में। अगला इसमें, किसी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में रखने की मनाही थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, वो बाहरी शक्तियों से संबंध अंग्रेजों से पूछकर ही स्थापित कर सकते थे, यानी राज्य, जो भी राज्य इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते थे उनको अगर बाहरी शक्तियों से, जैसे फ्रांस हो गया या और भी यूरोपीय शक्तियां हो गई, उनसे संबंध बनाने के लिए अंग्रेजों से पूछना पड़ता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय राजाओं की विदेशी संबंधी कंपनी के अधीन आ गए, यानी जो भारतीय राजा थे उनके विदेशी संबंध थे या विदेशी अधिकार थे वो कंपनी के अधीन हो गए। अगला पॉइंट है इसमें, आमतौर पर भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर रखना पड़ता था जो रेजिडेंट कहलाता था, यानी अंग्रेज प्रतिनिधि, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश फौज रखनी पड़ती थी और उसका खर्च देना पड़ता था। इस खर्च के लिए, यानी इस खर्च के भुगतान के लिए कभी कभी राज्य का एक भाग ही अंग्रेजों को देना पड़ता था, जैसा निजाम और अवध नवाब दोनों ने अपने राज्य के हिस्से दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा इन दो राज्यों ने किया था। अब हम लोग जानते हैं इस नीति को सबसे पहले किसने अपनाया है, यानी कौन कौन से राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे पहले इसे हैदराबाद राज्य ने अपनाया, ये आपको याद रखना है 1798 में, ये आपको वर्ष भी याद रखनी है। अगला 1799 में इसे मैसूर ने अपनाया। फिर अगला 1799 में इसे तंजौर ने अपनाया। फिर नवंबर 1801 में इसे अवध ने अपनाया। फिर दिसंबर 1801 में इसे पेशवा ने अपनाया। फिर 1803 में भोसले ने इसे अपनाया। फिर 1804 में सिंधिया ने इसे अपनाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सहायक संधि से जुड़ी कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली नीति पर आते हैं। अगली नीति भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे विलय की नीति भी कहा जाता है या हड़पने की नीति भी कहा जाता है या व्यापक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जानते हैं इसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगला इसका नाम आपको याद रखना है कि जो दूसरा इसका नाम है शांतिपूर्ण विलय की नीति। ये सिर्फ कहने भर की बात है, ये शांतिपूर्ण विलय की नीति नहीं थी, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बेसिकली क्या था। इस संधि के तहत या इस नीति के तहत जो अंग्रेज थे उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया
जैसे जो राज्य हुआ करते थे उनमें अगर किसी भी राजा का जो भी वैध पुत्र नहीं था, यानी उसके कोई संतान नहीं थी और उसने किसी दत्तक पुत्र को अपना लिया था, तो अंग्रेजों ने ऐसा प्रावधान किया कि जो दत्तक पुत्र था वो राजा की व्यक्तिगत संपत्ति पर अधिकारी होगा, लेकिन राज्य की जो संपत्ति था यानी जहाँ पे उसका राज्य प्रशासन था या जो राज्य हुआ करता था उस पर दत्तक पुत्र का अधिकार नहीं होगा, यानी वो उत्तराधिकारी नहीं होगा। बेसिकली इसलिए लाई गई। और फिर जब वो उत्तराधिकारी नहीं होगा तो अंग्रेज क्या करते थे, उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है, इसका प्रयोग 1848 से लेकर 1856 तक किया गया। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, गवर्नर जनरल द्वारा किसी राज्य का विलय करने के निर्णय को निदेशक मंडल द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता था। जैसे इसमें क्या होता था कि अगर गवर्नर जनरल को लगता है किसी भी राज्य में वैध उत्तराधिकारी नहीं है, वो उसे हड़पना चाहता है, तो वो एक प्रस्ताव पारित करता था, लेकिन उस प्रस्ताव के संदर्भ में जो निदेशक मंडल था उसको ये अधिकार था कि वो उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या था, अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार को स्वीकारना। ये आपको याद रखना है। अगला इसमें पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, उत्तराधिकार के नियम से संबंध इस संधि का, जो हमने आपको बताया था अभी। दत्तक पुत्र उन अपने पिता की निजी संपत्ति का अधिकारी हो सकता था परंतु राज्य पर शासन का अधिकारी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम लोग जानते हैं इससे संबंधित जो विलय राज्य हुए थे, यानी इस संधि के तहत कौन कौन से राज्य विलय किए गए। सबसे पहला राज्य है जो आपको याद रखना है, सतारा, 1848 में विलय किया गया। दूसरा जैतपुर, बुंदेलखंड, सबलपुर उड़ीसा में, आपको ध्यान रखना ये 1849 में किए गए। अगला है इसमें बघाट यानी हिमाचल प्रदेश में 1850 में उसका विलय किया गया। फिर उसके बाद उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852 में किया गया उसका। फिर झांसी 1853 में। फिर नागपुर 1854 में। फिर उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, अवध का 1856 में विलय किया गया। ये भी आपको याद रखना है, इस समय अवध के नवाब बाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब थे अवध के, वो थे जिनके समय में इस राज्य का इसमें विलय किया गया। तो ये आपको याद रखना है जो हड़प नीति से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। अब आपको एक लॉर्ड डलहौजी घोषणा है, इसको भी याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है, ऐसी लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की थी या ऐसा कथन कहा था, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग अगली संधि या अगली नीति पर आते हैं। अगली नीति है द्वैत शासन या दोहरी सरकार। तो इसको भी जानते हैं ये क्या है। तो इसका अर्थ है सेना और राजस्व वसूली अंग्रेजों के हाथों में, जबकि प्रशासन संभालने का काम या जिम्मा नवाब के हाथ में। इसे द्वैत शासन कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका अर्थ। आपको ये भी याद रखना है इसकी स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है ये अच्छे से कि क्लाइव द्वारा इसे लाया गया था। क्षेत्र भी आपको याद रखना है इसका, बंगाल था। समय काल आपको याद रखना है 1765 से 72 तक। ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग जानते हैं घेरे की नीति यानी रिंग फेंस की नीति, जो अभी ऊपर चर्चा की गई। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1765 से लेकर 1813। ये आपको ध्यान रखना है। अगला, ये नीति मराठा और मैसूर के साथ युद्धों में प्रतिबिंबित हुई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसमें शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद लेने का भरोसा दिया गया या सैन्य मदद देने का भरोसा किया गया। यानी अंग्रेजों ने ऐसा भरोसा दिया था कि वो लोग क्या करेंगे, जैसे उनको अगर सैन्य सहायता की जरूरत है तो वो खर्च दें, अंग्रेज उनको अपनी सेना दे देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। अगला, इसके तहत भारतीय राजाओं के साथ यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो को बनाए रखने की बात कही गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिंग फेंस की नीति से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली नीति पर आते हैं। अगली नीति भी काफी महत्वपूर्ण है, हस्तक्षेप की नीति अथवा हस्तक्षेप ना करने की नीति। तो इसका टाइम पीरियड याद रखना है आपको 1785 से लेकर 1797 तक। ये इसका समय काल है।
अगला आपको इसमें याद रखना है इससे संबंधित गवर्नर, यानी इस नीति को कौन लाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर, ये 2 गवर्नर थे जो इसको लेकर आए, आपको याद रखना है। इसका अर्थ क्या था, भारतीय शासकों के मामलों से अपने को अलग करने की कोशिश, यानी अंग्रेजों ने ऐसा कहा था कि वो भारतीय शासकों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए यहाँ पे अपवाद भी है, कर्नाटक में उन्होंने यहाँ हस्तक्षेप किया, ये आपको ध्यान रखना है, यानी अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया। तो ये हस्तक्षेप की नीति से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली नीति पर आते हैं। अगली नीति है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, जिसका टाइम पीरियड है 1813 से लेकर 1858, ये आपको याद रखना है। इसका अर्थ, इसके तहत राज्यों को अपनी बाह्य संप्रभुता का आत्मसमर्पण करके अधीनस्थ सहयोग करने के लिए बाध्य किया गया, यानी जैसे जो भी राज्य होते थे वो अपनी बाह्य संप्रभुता थी वो अंग्रेजों के लिए आत्मसमर्पित कर देते थे और अंग्रेज उनको क्या करते थे, अधीनस्थ बना लेते थे और सहयोग करने की बात कहते थे। अगली नीति है अधीनस्थ संघ की नीति, तो इसका भी टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1858 से लेकर 1935 तक, ये आपसे परीक्षा में मिलान के रूप में पूछी जा सकती है। अगली समान संघ की नीति 1935 से लेकर 1947 तक, ये भी आपको याद रखनी महत्वपूर्ण है। और अगली हम लोग जानते हैं जो नीति है लास्ट बांटो और राज करो की नीति, तो ये नीति अंग्रेजों ने, आपको पता होगा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद अपनाया इस नीति को, या इस नीति को 1858 के बाद लाए, ये आपको याद रखना, ये टाइम पीरियड 1858 के बाद। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला है जनता के खिलाफ राजाओं को भड़काना या बांटना, ये दूसरा इसमें एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को बांटा अंग्रेजों ने, तीसरा इसमें और सबसे अधिक मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने भड़काया और बांटा, अगला एक समूह के खिलाफ दूसरे समूह को बांटा, अगला है लास्ट एक प्रांत के खिलाफ दूसरे प्रांत को अंग्रेजों ने बांटा या उनको भड़काया, ये आपको याद रखना है। तो साथियों, ये अंग्रेजों की प्रमुख नीतियों से संबंधित जुड़ी कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। तो आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।